गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी, समझेंगे जीन पियाजे की थियरी को। ठीक है जी बात। तो होपफुली इतनी बात आपको सबको क्लियर है। चलिए पियाजे की थियरी आज कंप्लीट करते हैं। कल आपको हिंदी में भी नोट्स दिए हुए हैं आशीष, एक बार चेक कर लोगे तो ये सब दिक्कतें रहेंगी ही नहीं। ऐसी कोई भी समस्या छोड़ी नहीं है जिससे नोट्स की वजह से कोई दिक्कत हो, क्लास टॉपिक की वजह से कोई दिक्कत हो। सब अपडेटेड है इस टाइम पे। तो अब अगर आप अभी भी समस्या आ रही है, इसका मतलब फिर हम कहीं ना कहीं रैशनलाइज कर रहे हैं, खुद को तर्क दे रहे हैं कि हाय रे ये समस्या है, जबकि हमें ध्यान पढ़ने पे देना चाहिए। ठीक है जी बात। चलिए खैर, सभी गुड इवनिंग भाई, है ना। और ये साल का सेकेंड लास्ट डे है और इस साल हम आखिरी बार मिल रहे हैं। अगले साल मिलेंगे अब, क्योंकि कल संडे ऑफ रखेंगे। आज सैटरडे क्लास लगवाइए, कल ऑफ हो गया था किसी कारणवश। चलिए, आपका 15 तारीख तक का टारगेट है, उससे पहले जो है सिलेबस हो जाएगा खत्म। अच्छा, आपकी ना 3 वीडियोस अपलोड हुई होंगी मेरे ख्याल में, या तो हो गई होंगी या टीम कर देगी, क्योंकि कल की छुट्टी है जैसे, और न्यू ईयर पे भी शायद छुट्टी रहेगी आपकी, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो उस चक्कर में इतने आप 2 दिन अगर आपके पास समय हो तो आप इतने 3 सेशंस हैं जिनसे मतलब कुछ भी जिनमें चेंज नहीं है, जो आपको एज इट इज ही पढ़ने हैं, तो उनको बेवजह मैंने सोचा कि, और उनसे क्वेश्चन भी कई बार क्या होता है, आरटी से आया तो आया क्वेश्चन, नहीं आया तो नहीं आया। एनसीएफ से आया तो आया क्वेश्चन, नहीं आया तो नहीं आया। अब पहले जब से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से ये समस्या आने लगी है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। इन्होंने अभी भी टॉपिक जो है गलत डाला हुआ है, हम तो टीम से दुखी आ गए हैं। जो चीज़ चेंज करनी चाहिए वो करी नहीं है, कमाल करते हैं ये लोग भी, है ना। चलो कोई बात नहीं, बोलेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस लगाया हुआ है प्याजे की जगह पे, है ना। और मैंने अपलोड करने को बोला था इनको 3 सेशंस, अपलोड ही नहीं हुए। लेट मी चेक। चलो खैर, ये भी बोल दिया जाएगा। और परसों की क्लास का पीएनजी आपको मिल गया होगा। और पीडीएफ तो आपको ऑलरेडी नोट्स में अवेलेबल है उसका, प्याजे का ना, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर भी मैंने टीम को अपडेट कर दिया है। तबीयत थोड़ी ठीक है, अभी अभी काफ़ी ठीक है, मैं ये कहूँगी। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ अपलोड हुआ है ना, ठीक है। चलिए फटाफट से चलते हैं, समझते हैं प्याजे की थियरी को, आज कंप्लीट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। और ये सब बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हम सीधा चलेंगे आज स्टेजेस पे। ये जो स्टेजेस हैं प्याजे की, वो क्या हैं और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। 4 स्टेजेस हैं, हमें पता है। 4 फैक्टर्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, MESE। और ये 4 चरण हैं, स्टेजेस हैं। किस एज में कितना मानसिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता है, इसलिए इस बारे में 4 स्टेजेस ऑफ पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसको कह दिया जाता है। कई बार पेपर में ये अलग नामों से भी आया है, जैसे 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास की अवस्थाएं। मेंटल डेवलपमेंट भी आ सकता है कल को, है ना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास की अवस्थाएं, बौद्धिक या फिर संज्ञानात्मक या मानसिक, कुछ भी नाम से आए आप समझ जाएंगे कि ये संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे की ही थियरी के बारे में बात चल रही है, कोई कहीं दूर की बात नहीं है। इतनी बात क्लियर है जी, या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? अगर दिक्कत है तो बता दीजिए, अगर दिक्कत नहीं है मुन्नू तो बता दीजिए। बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास या फिर मानसिक विकास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानसिक विकास। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है। अब ये जो 4 स्टेजेस हैं, इनका सीक्वेंस कई बार पूछ लेता है। वो सीक्वेंस सिंपल है, SPCF, सम पीपल कांट फोकस। ये है इसका निमोनिक। निमोनिक क्या होती है? याद रखने की टेक्निक होती है। वैसा ही एक और टेक्निक होता है जिसको चंकिंग कहते हैं, यानी टुकड़ों में तोड़ के। SPCF
अब ये SPCF क्या है? S फॉर पहली स्टेज, जिसको हम सेंसरी मोटर कह देते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम है। सेंसरी मोटर या संवेदी परक अवस्था, संवेदी परक अवस्था। ठीक, कितने से कितने समय तक? जन्म से 2 वर्ष, 0 to 2 years ऑफ एज। ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक कह देते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोले तो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोले तो 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ऑपरेशनल सारी स्टेजेस में लगता है, सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के, उसमें मोटर लगा हुआ है, सेंसरी मोटर, बाकी सब में ऑपरेशनल है। ठीक है ना। 11 एंड अबव, 11 से 15 वर्ष भी कह देते हैं कई लोग, 11 एंड अबव। ये 4 स्टेजेस हैं, इनका यही सीक्वेंस है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। पहली स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन जरूर आते हैं यहां से, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, पिछली बार भी बताया था, सेंसरी का मतलब है सेंसेस, जो 5 सेंसेस है हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हमारी? बच्चा देख करके, यानी हमारा सीइंग, हम बोलते हैं आंखें, कान, मतलब सीइंग, हियरिंग, देखना, सुनना, टच करना, है ना, टेस्ट करना, ये सब क्या है? स्मेल, ये सब क्या है? हमारी 5 सेंसेस है। तो बच्चा अपने 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और सीखता है। और इन 5 सेंसेस के अलावा अपने हाथ पैर से चल फिर करके, जिसको हम मोटर एक्टिविटी कहते हैं, गत्यात्मक, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स हमने पढ़े थे डेवलपमेंट में। तो सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज के थ्रू, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियां और अपनी गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया की समझ बनाता है। इसलिए इसको सेंसरी मोटर या संवेदी गामक या संवेदी परक या इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं। 0 to 2 years इसकी एज है। फटाफट समझते जाइएगा एक के बाद एक। संवेदी परक, क्लियर है इतनी बात। रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस, इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स किसका? ज्योति, कहां समस्या आ रही है? देखो अभी ये टॉपिक समझ लो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उन 2-3 टॉपिक के नाम है, आप VOD से भी देख सकते हैं। एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक है RTE 2009 और तीसरा है NCF 2005। तो ये आप VOD से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मैं ये अपलोड भी करा दूंगी इसी सेक्शन में, VOD दिया हुआ है ना आपको पूरा ही। खैर देखिएगा एक बार, अगर हम देखें रिफ्लेक्स एक्शंस, तो सेंसेस आर टीचर्स। इस अवस्था में बच्चे के जो सेंसेस हैं 5, वही उसके शिक्षक हैं। उन्हीं सेंसेस से देख करके, छू करके चीजों को, छोटा बच्चा होता है जन्म से 2 वर्ष का, घुटने से चलना सीखेगा, क्रॉलिंग करना सीखेगा, तब भी वो जाके जो भी स्विच बोर्ड मिल गया उसमें हाथ दे दिया, कुछ और कर दिया। अब उसको नहीं पता कि खतरनाक है, गर्म के पास गया हाथ तो कई बार जल भी जाता है। तो हम चीजें उससे बचा के रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो अभी नया नया अपनी सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज से दुनिया की समझ बनाने में लगा हुआ है। तो भैया वो तो नन्ना वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है, जैसा कि प्याजे कहते ही हैं, वो दुनिया की समझ बना ही रहा है। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है अपने सेंसेस से। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? वो एक्शंस जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, जो खुद से होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे आपकी पलकों का झपकना, आपके दिल का धड़कना, और भी कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं बट आपके सीटेट में काम के नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को आप ऐसे करेंगे तो मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं, उसको अचानक से ऐसे करेगा। उसके पैर के बीच में अगर आप ऐसे करेंगे तो वो पैर ऐसे करेगा, है ना। उसके हाथ में कुछ रख देंगे वो ग्रास्प कर लेगा, यानी पकड़ने का स्कीमा उसमें जन्म से होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन, सकिंग, जो माता का दूध पीना वो सीखता है, दुग्धपान, वो भी उसमें क्या है? जन्म से है। ठीक है ना। तो सेंसेस आर टीचर्स का मतलब क्या है? ज्ञानेंद्रियां ही शिक्षक हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस को आप, जिसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं, काहे को चिंता लेते हो, वो पढ़ लो ना नोट्स एक बार। स्वैच्छिक क्रियाएं, यानी जो अपने आप चलती हैं, दिल का धड़कना, आंखों का झपकना, और जितनी बातें मैंने बताई, इनमें से कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस रह जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं। जैसे मोरो रिफ्लेक्स है, ऐसे करेंगे तो वो ऐसे ऐसे नहीं करेगा बाद में बड़ा होने पे। स्वैच्छिक क्रियाएं ये ऑटोमेटिकली चलती हैं, इन्हीं को हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, है ना। तो कुछ इनमें रह जाते हैं, जैसे हार्ट बीट आपकी जीवन भर होती है, पलकें आपकी हमेशा झपकती हैं, है ना, या कोई आपको कुछ फेंक के मारे तो आपका हाथ अपने आप चला जाएगा, ये रिफ्लेक्स है आपका। ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आया हुआ है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये इस स्टेज में भी है और जीवन पर्यंत रहेगा, बट इस स्टेज से आता है ये, जिसको हम कहते हैं दिशा निर्देशित व्यवहार। क्या कहते हैं हम? दिशा निर्देशित व्यवहार। दिशा निर्देशित व्यवहार, ये क्या है भाई?
दिशा निर्देशित व्यवहार का मतलब यहां कि बच्चा एक गोल की तरफ, एक गोल की डायरेक्शन में यौन करना, जैसे अभी मैं जबाही लेना शुरू करूं जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो आपको भी आनी शुरू हो जाएगी, है ना, आ भी गई होगी कई लोगों को। ये क्या रिफ्लेक्स है, हमारे हाथ में नहीं होता। क्या हो रहा है हिंदी पेडागोजी में, अंबिका क्या समस्या है? आप लोग, आप में से कई लोग, सब तो नहीं, बट जब टॉपिक चल रहा होता है उस टॉपिक के अलावा उनके पास सारी दुनिया के डाउट्स होते हैं, सारी दुनिया की बातें होती है करने को, है ना, जबकि हमें इस टाइम पे टॉपिक पे स्टिक करना चाहिए, टॉपिक को समझना चाहिए। अगर सब अपने अपना कमेंट लिखते रहेंगे तो कैसे आखिर बात बनेगी? या तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूं आपके कमेंट्स, और वो कमेंट सेक्शन होता है इसलिए कहीं क्लास चलते चलते आपको बीच में कोई डाउट आ रहा हो, कहीं कुछ दिख ना रहा हो ठीक से, कोई और दिक्कत हो तो आप बता दें। बाकी डाउट क्लास के लास्ट में पूछ लिया करो यार, टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो बिल्कुल पूछो, है ना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार, ये क्या होता है भाई? देखो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है आपका, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी दिशा निर्देशित व्यवहार। क्या है भाई दिशा निर्देशित व्यवहार? देखते हैं। दिशा निर्देशित, दिशा निर्देशित व्यवहार, व्यवहार, बात ठीक है। यानी कोई तो दिशा है, कोई तो गोल है जो उसको लग रहा है। एज क्या है? जन्म से 2 वर्ष। अब क्या गोल है? कोई यूपीएससी तो क्रैक करना नहीं है जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को, लेकिन गोल उसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए गोल हो सकता है कि उसको टेबल पे, भाई मेरी टेबल की ड्राइंग को थोड़ा सा माफ कीजिएगा, उसको टेबल पे कोई बॉटल रखी हुई नजर आ गई, है ना, बच्चे को टेबल पे कोई बॉटल रखी हुई नजर आ गई। अब ये बॉटल तक उसको पहुंचना है, चाहे चल के जाना आता हो नहीं आता हो, वो क्रॉलिंग कर करके यहां तक पहुंचेगा, है ना। उसको कोई स्विच बोर्ड दिख गया, कोई अलग सी कलर का कुछ खिलौना भी दिख गया, अब वो उसकी तरफ पहुंचेगा, जाएगा। अब बाद में चाहे वो करंट लगा दे, कुछ हो जाए, लेकिन उसके लिए वो गोल है। तो दिशा निर्देशित व्यवहार, मुन्नू बिल्कुल सही है, दिशा निर्देशित व्यवहार की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे क्या है भाई? इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? दिशा निर्देशित व्यवहार, इसका सिंपल मतलब है कि एक दिशा मिल गई है उसको, एक गोल मिल गया जिसकी तरफ वो डायरेक्टेड बिहेवियर उस तरफ कर रहा है ना। कोई चीज उसको उठानी हो, किसी चीज तक पहुंचना हो, कोई टॉय उठाना हो, तो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना। हाँ नेहा, गार्डनर इंपॉर्टेंट है, स्किनर की थियरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किनर का बस इस बारे में इतना जान लेना है कि उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन यानी नकल के माध्यम से जो है भाषा सीखता है। इतनी सी ही बात है जो आपको स्किनर के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी जो भी चीजें उससे दिखती हैं उसकी तरफ वो बढ़ना शुरू करता है, उसको गोल बना लेता है, चाहे वो टेबल से एक बॉटल ही क्यों ना उठाना हो, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट, एम के अनुसार बढ़ना शुरू कर देता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को हिंदी में कहते हैं वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु और परमानेंस का मतलब होता है स्थायी हो गई है, यानी स्थायित्व, स्थायित्व, ठीक है जी, है ना, स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, देखिए अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर आपसे पूछ ले कि किस स्टेज में इसकी कमी होती है तो भी आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज, और पूछ ले कब अचीव हो जाता है तब भी आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बोले तो वस्तु स्थायित्व, स्थायित्व, ठीक है जी। वस्तु स्थायित्व क्या है भाई? वस्तु स्थायित्व है वस्तु का स्थायी हो जाना। तो हाँ, ऐसा थोड़ी जीवन में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो आता जो है वो इसी स्टेज में आता है, बाद में भी रहता है, लेकिन जो विशेषता है वो इस स्टेज की है ना। अगर ऑप्शन मिल जाए कि प्री ऑपरेशनल के लिए भी कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, गोल डायरेक्टेड ही चूज करना है तो कर सकते हो, ऐसा नहीं वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो इसी स्टेज का है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब आता है तो इसी स्टेज में आता है, ठीक है जी। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, एक क्वेश्चन हो सकता है कि लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ओपी लिख रही हूं मैं यहां, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज इन डैश स्टेज, तो बताइए कौन सी स्टेज में होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास,
अचीवमेंट ऑफ ओपी इज इन डैश स्टेज, यानी वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति कब हो जाती है? तब भी आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से 2 वर्ष के अंत तक आते आते सेंसरी मोटर स्टेज। और अगर लैक की बात करें तब भी आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज की शुरुआत में वस्तु स्थायित्व नहीं आया होता। ठीक है ना? ये है क्या वस्तु स्थायित्व, पहले ये समझना पड़ेगा। पहले ब्रूनर के बारे में पढ़ा दूंगी, ब्रूनर के बारे में उतना ही है। सिम्योटिक फंक्शन का मतलब होता है सिंबॉलिक थॉट, अभी मैं बताऊंगी, डोंट वरी, पीकेएस, है ना। सेंसरी मोटर में ही कमी होती है। सेंसरी मोटर के जो शुरुआत के 6-8 महीने हैं उस टाइम पे बिल्कुल वस्तु स्थायित्व की कमी है, वस्तु दिमाग में स्थायी नहीं होती। अचीवमेंट इस स्टेज के अंत तक आ जाती है। तो उपलब्धि भी सेंसरी मोटर में और कमी भी सेंसरी मोटर में। ठीक, तो दोनों ही क्वेश्चन का जवाब एक ही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस इज आउट ऑफ साइट। लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। भाई आपने देखा जब आप बचपन में जिन दोस्तों के साथ रहते थे, आप खूब खेलते थे, आपके परिवार की तरह थे। स्कूल में भी आपके दोस्तों के घर भी आप जाते होंगे, उनके भाई बहन भी आपके भाई बहन के जैसे होंगे। फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, आप यूनिवर्सिटी गए, आप किसी और शहर में शिफ्ट हो गए, आप किसी और मोहल्ले में शिफ्ट हो गए, वो लोग सेटल हो गए अपनी लाइफ में, जो भी कहना चाहें आप, शादी करके, नौकरी करके, वॉटेवर, सब इधर उधर हो गए। तो कई लोग क्या होते हैं, वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं कि यार अब वो मेरे टच में नहीं है, पहले तो बहुत अच्छा दोस्त था। मतलब आउट ऑफ साइट हुआ, आउट ऑफ नहीं अंशु, आउट ऑफ माइंड हो गया। मतलब जैसे मेरा एक फ्रेंड एक बार बता रहा था कि यार मेरा ना ब्रेकअप हो गया क्योंकि मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा कुछ कारणवश, फैमिली रीजन से कोई सीवियर दिक्कत आ गई थी घर में, और जो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी वो वहां पर ही थी एक शहर में, है ना, बताऊंगी नहीं, थोड़ा फेमस है तो आप लोग पहचान लेंगे। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो हुआ क्या कि वो अपने घर चला गया और ये मोहतरमा अपने कॉलेज में पढ़ रही थी किसी शहर में। तो अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है कई बार। इमोशंस जो हैं वो कमजोर पड़ने लगे समय के साथ। फोन पे बात कम होती थी या होती होंगी, लेकिन कोई और जो ज्यादा पास में रह रहा था उसके साथ संबंध बन गए। तो ये क्या हुआ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, के जो इमोशंस पहले किसी व्यक्ति के लिए आप फील करते थे वो अब आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब वो पास में नहीं है और कोई और ज्यादा पास में है, तो वो रिप्लेस हो गया। ऐसा पॉसिबल है, करते हैं लोग ऐसा, है ना, हो जाता है कई बार। इसमें हम बहुत ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस जिसको हम कह देते हैं उज्जवल, एग्जैक्टली। तो लॉन्ग डिस्टेंस हुआ तो बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस या रिलेशनशिप्स कई बार वर्क नहीं करते इसी कारणवश, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट वहां लागू हो जाता है ना। फिर उन्हीं का कोई दोस्त उनको पसंद आ गया मोहतरमा को, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है हमेशा ऐसा नहीं होता है। लोग होते हैं पूरे पूरे जीवन निभाते हैं, ऐसा थोड़ी है, ठीक नहीं यार, है कह रहे हैं एलविश, आपको लगता है कि इतने बुरे दिन आ गए मेरे मतलब दोस्ती तो कम से कम सही, मतलब छोड़ो, खैर मैं क्या ही कहूं। देखो एक बार, तो ये क्या हुआ, कोई कह रहा ब्रेकअप का एग्जांपल मत लो, लास्ट टाइम 75 लाकर फेल हुआ हूं। अच्छा, ब्रेकअप की वजह से, चलो खैर कोई बात नहीं। समझी नहीं इशरत क्या कह रहे हो? हाँ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और वॉटेवर, कोई कह रहा आपके साथ हुआ, ऐसा नहीं, ये ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ भाई। हाँ, टाइम पास था वॉटेवर नाजिया, वो बात अलग है। बस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मैंने उदाहरण दिया है कि आंखों की नजर से दूर, दिमाग से भी दूर, है ना। तो अगर हम देखें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ, वो दोस्तों वाली कहानी हुई है, बट ये प्रेम वाली कहानी नहीं हुई है कि जस्ट दूरी बढ़ने की वजह से जो है चीजें ऐसे हो गई हूं। मैं ठीक से याद नहीं करना चाहती हूँ। देखिए एक बार, अगर हम देखें यहाँ पे, हाँ कल ऑफ था, और अगर हम देखें यहाँ पे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, देखो बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, ये तो हुई मजाक की बात। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड क्या है कि आपने बच्चे से कोई खिलौना लिया, कुछ महीने का बच्चा है, उससे आपने एक टॉय लेकर के छिपा दिया कहीं, उसने थोड़ी बहुत देर उसको याद रहा और नहीं भी रहा और वो भूल गया। उसको किसी और काम में लगा देते हैं ना हम, बच्चे रोने लगते हैं, अरे ये देख। अब वो जिस बात के लिए रो रहा होता है वही भूल जाता है बेचारा, क्योंकि वो उसके सामने ही नहीं है ना, वो उसके सामने ही नहीं है। ठीक फरहा, अगर हम देखें यहां पर,
तो बच्चा जब सामने जो चीज नहीं होती उसके बारे में ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता, भूल जाता है, फिर रोता नहीं है उसके लिए। कोई खिलौना ले लिया, कोई दूध की बोतल ले ली, थोड़ी देर रोएगा, उसको दूसरे काम में लगा दो और वो भूल जाता है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 12 से 18 महीने तक आते आते वो याद रखना शुरू हो जाता है, उसकी मेमोरी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, उसका याददाश्त विकसित होनी शुरू हो जाती है। अब वो रोता है उस खिलौने को, जहां आपने छिपाया है वो बेडशीट के नीचे जाएगा, ढूंढ के आएगा, कहीं और रखा होगा तो ढूंढेगा, नमकीन के डब्बे ढूंढेगा, ऐसे थोड़ी आपने छिपा दिया काम चल जाएगा। यानी अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है वो चीज वर्क नहीं करती। यानी इसी स्टेज की शुरुआत में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड था इनिशियली, लेकिन अंत तक आते आते आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं रहा, क्योंकि अब बच्चे को याद रहता है। अब वो पापा से सुबह को अगर कहा था उसने खिलौना लाने को, रात तक याद रखेगा, है ना। या फिर अगर आपने कोई चीज छिपा दी है वो उसको ढूंढेगा। हम कहते हैं ना बचपन में ऐसे ता करके खेलते हैं, तो दोनों हाथ लगाए और फिर ऐसे हटाए तो बच्चा खुश होता है, उसको लगता है कि मम्मी आ गई है वापस, अभी हाथ लगा लिए थे तो गायब हो गई थी। यानी अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई है, ऑब्जेक्ट दिमाग में परमानेंट नहीं हुआ है। क्लियर है बात? क्लियर है? बिल्कुल अब्दुल। तो इतनी बात क्लियर है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यार इतना तो बेसिक समझना पड़ेगा हमें कि यानी नजर से दूर, दिमाग से भी दूर। ठीक, ये एक बेसिक सी बात हो गई ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में। ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है चाहे आपकी नजर के सामने हो या ना हो। तो ये कमी भी इसी अवस्था में और इसकी प्राप्ति भी हो जाती है कि जब वो समझने लगता है कि यार कोई चीज बेशक नजर के सामने ना हो लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट तो करती है, कहीं तो होगी। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन क्या है भाई? डेफर्ड इमिटेशन है, डेफर्ड, आजकल दिमाग थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक जो मैं कभी करती नहीं थी वो भी हो रही है। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन, अब ये कौन सी चीज है? ये भी इसी अवस्था की विशेषता है ना, जिसको हम कहते हैं विलंबित, विलंबित अनुकरण। विलंबित, डेफर्ड का मतलब होता है डिले करना, विलंबित अनुकरण, विलंबित अनुकरण, विलंबित अनुकरण। ठीक है जी। विलंबित अनुकरण क्या है? विलंबित अनुकरण है, डेफर्ड का मतलब है डिलेड इमिटेशन, यानी डिले करने के बाद भी बच्चा इमिटेशन कर सकता है। कैसे? यानी उसको याद रहती हैं चीजें, उसने मम्मी को मेकअप करते हुए देखा एक दिन और उसने तब इमिटेट नहीं किया। इमिटेट करने का मतलब है नकल करना एक तरह से, या रिपीट करना उस चीज को, ये भी हम कह सकते हैं, है ना, रिपीट करना या नकल करना, जो आप कहना चाहें। ठीक, तो डिलेड इमिटेशन का मतलब है देरी से, विलंब करके। नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है जीतू, बिल्कुल। कि अगर हमने पूछा, मतलब हमने कहा, इशरत क्या पूछ रहे हो, मेरे को एग्जैक्टली बताना पड़ेगा तब मैं समझ पाऊंगी, ऐसे समझ नहीं आ रहा। प्लास्टिसिटी का मतलब है जीवन पर्यंत आपका ब्रेन डेवलप होने की क्षमता रखता है। नजर हटी दुर्घटना घटी कैसे भाई? आपने, बच्चे ने देख लिया कि मम्मी मेकअप कर रही हैं, काजल लगा रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं, पापा एक दिन शेविंग कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं अपना ट्रिमर से या जिससे भी, पहले तो बहुत तामझाम करके पापा लोग शेव किया करते थे। ठीक है ना। हाँ, कोई कह रहा है, हाँ बिल्कुल वर्षा, तो हर तरह के किस्से हैं। वर्षा कह रही है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सॉरी आउट ऑफ साइट तो मेरे हस्बैंड भी रहते हैं हमेशा से। बहुत सारे लोग हैं यार आर्मी में, जितने पर्सनल हैं वहां पे लोग हैं जो सोल्जर्स हैं, कितने वो लोग भी रहते हैं आउट ऑफ साइट। लेकिन कुछ लोग उस चीज को, उस चीज की डिग्निटी मेंटेन कर पाते हैं, कुछ लोग चीटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। ये आर्मी के केस में नहीं, मैं इन जनरल ह्यूमन नेचर की बात कर रही हूँ। ठीक है ना। तो ये ऐसा आपकी, मैं तो ये एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रही थी। अगर कोई 20 साल का व्यक्ति, 22 साल का व्यक्ति, 25 साल का व्यक्ति, 35 साल के व्यक्ति के दिमाग में भी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जा रहा है, तो इसका मतलब फिर तो गड़बड़ है ना। ये तो जन्म से 2 वर्ष में ही स्थायी हो जानी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट परमानेंस तो आ जानी चाहिए थी जन्म से 2 वर्ष में ही, है ना। ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो रहा है तो इसका मतलब उतना महत्व नहीं था उस चीज का, सिंपल सी बात है। नहीं तो मेरी 8th क्लास की दोस्तियां अभी भी बरकरार हैं, जबकि मैं कितनी जगहें चेंज कर दी तब से, है ना, स्टेट चेंज कर दिया, वो लोग इधर उधर हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा ये होना चाहिए, है ना। ये तो छोटे बच्चे के लिए हो तो समझ में आता है, अदरवाइज अगर इंपॉर्टेंट होती है कोई चीज आपके लिए तो चीजें वर्क करती हैं। खैर, तो डिलेड इमिटेशन क्या है? मम्मी को देखा मेकअप करते हुए, पापा को देखा शेव करते हुए, एक दिन आप आए, कोई बात नहीं, बच्चे ने देख लिया अपना घूम रहा है कार्टून देखता हुआ, एक दिन आप घर आए, थोड़ी देर के लिए बच्चा अकेला था, या मान लीजिए आपकी नैनी के साथ था, दादी के साथ था, किसी और के साथ था, और उसने, आपने देखा वो काला पीला होके पूरा जो मेकअप
उसने उल्टा काजल लगा लिया लिप्स पे और लिपस्टिक लगा ली आंखों पे। अब सोचो आप क्या नजारा होगा, यानी कुछ और ही बन के घूम रहा है वो, यानी डिले किया उसने, दिमाग में याद रखा और अनुकरण बाद में किया, है ना, विलंब से अनुकरण किया, तुरंत नकल नहीं की, बाद में रुक के किसी और दिन या थोड़ी देर बाद। ये मम्मी भी तो ऐसे ही करती हैं, तो डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है ना, कई बार बच्चे बाल उड़ा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो वो डिलेड इमिटेशन है, ये भी इसी अवस्था में आ जाता है। तो ये बेसिक सी बातें हुई, आगे बढ़ेंगे। ये मुख्य मुख्य बातें हैं इस स्टेज की। आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। बिल्कुल प्रियंका, हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्री का मतलब होता है पूर्व, ऑपरेशनल का मतलब है संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, 6 साल के बच्चे को हम पहली क्लास में डालते हैं, यानी इस स्टेज के बाद आपकी स्कूल एज प्रॉपर शुरू होती है ना। ये अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हो आप इसको, 1 साल कम कर लेना उसमें से, ठीक है ना। प्री स्कूल एज यानी प्ले वे एज भी कह सकते हो आप, कि बच्चा प्ले वे में जाना शुरू कर देगा, अभी स्कूल में प्रॉपर नहीं बट प्ले वे में जाना शुरू कर दिया, कोई आंगनवाड़ी में जाना शुरू कर दिया, है ना। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं टॉय एज, खिलौनों से खेलने की अवस्था है, 3 से 6 वर्ष। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, लेकिन ये प्याजे ने नहीं कहा टॉय एज और ये सब, लेकिन ये हम इन जनरल समझ सकते हैं कि प्री स्कूल एज है, ठीक है जी। एनिमिज्म, एनिमिज्म क्या होता है भाई, जीववाद। बच्चा निर्जीव चीज को सजीव और सजीव को निर्जीव, बेसिकली सजीव को निर्जीव तो नहीं बट नॉन लिविंग को लिविंग समझ सकता है, यानी उसको ये लगेगा कि नॉन लिविंग चीज में भी जान होती है, यानी नॉन लिविंग को, यानी जो चीज लिविंग नहीं है, जो निर्जीव वस्तु है, उसको भी वो सजीव से कंफ्यूज कर सकता है। उसको लगेगा पेन गिरा है तो चोट लगी होगी, खिलौना या उसका गुड्डा गुड़िया कोई जमीन पे गिर गया तो उसको चोट लगी होगी, है ना। कोई पिन चुभ गई किसी उसके खिलौने को तो उसको लगेगा उसको दर्द हुआ होगा। इस टेबल से उसे चोट लग गई तो उसे लगेगा भाई दर्द हो रहा है इस टेबल को भी, या इस टेबल ने मुझे मारा, ऐसा कई बार कहेगा बच्चा। आपने 2 थप्पड़ टेबल के लगाए, वो खुश हो गया, हाँ अब इसको भी दर्द हुआ होगा। यानी वो नॉन लिविंग को भी, गैंगेज इसके बाद वाली है नरगिस, ये वाली गैंगेज नहीं है, 6 से 12 को गैंगेज कहते हैं। तो वो निर्जीव को भी सजीव समझता है कि मेरा बटन, अभी इस बार क्वेश्चन आया था ना, मान लो ये पूछ ले कि भाई ये चेन जो है इस जैकेट को बंद करने में हेल्प करती है, तो क्या ये सजीव हो गई, लेकिन बच्चे को लगेगा कि बटन जो है वो शर्ट को बांधने में मदद करते हैं। तो ये थिंकिंग कैसी है कि वो निर्जीव जो कि बटन है उसको सजीव समझ रहा है ना। कोई ये कहे कि एक प्लास्टिक की छिपकली से भी बच्चा डर जाएगा, आप में से तो कई बड़े भी डर जाएंगे, मतलब हम एनिमिस्टिक थिंकिंग कर रहे हैं वहां पे, जीववाद कहते हैं इसको, कि हमें लग रहा है कि ये जो नॉन लिविंग प्लास्टिक का सांप है ये भी काट लेगा। इन्फेंसी का प्रॉपर एज जन्म से 2 वर्ष आप रखिए, वैसे कई कई राइटर्स के हिसाब से अलग अलग है, बट आपके लिए इतना इनफ है सीटेट के लेवल पे। अगर हम बात करें, देखो 7 साल तक आते आते ये खत्म हो जाएगा एनिमिज्म, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत में तो ये रहेगा। ईगोसेंट्रिज्म यानी केंद्रीय, स्व केंद्रित होगा बच्चा, स्व केंद्रित, स्व केंद्रितवाद भी कह सकते हो आप इसको, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है। ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, उसको लगता है जैसा वो महसूस करता है किसी चीज के बारे में वैसा सब महसूस करते हैं। ईगो सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म यानी स्व केंद्रितवाद, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड है। उसको लगता है जो चॉकलेट मुझे पसंद है वो मम्मी को भी होनी चाहिए, भाई को भी होनी चाहिए, जो कार्टून मुझे पसंद है वो सबको होना चाहिए। अगर मेरे भाई ने, 2 बच्चे हैं मान लीजिए, और उसके भाई या बहन ने कह दिया नहीं मुझे तो डोरेमोन पसंद नहीं है, या पापा ने कह दिया, वो रोने लग जाएगा, वो कहेगा नहीं डोरेमोन तो सबसे अच्छा है। उसको जो चॉकलेट पसंद है, उसको जैसा फील होता है किसी चीज के बारे में, उसका सारा ध्यान खुद पे ही होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, दूसरे के परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाता, स्व केंद्रित है यानी खुद पे सेंटर्ड है। ही थिंक्स और फील्स और परसीव्स अपने हिसाब से, है ना। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग भी होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच भी होती है पियाजे के अनुसार, जो इसी स्टेज में आएगी। ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है, जब वो खुद से बोल बोल के बातें करे, है ना, खुद से बोल बोल के बातें करे, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड है पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। ऐसा होता क्यों है अभी हम आएंगे उस पर भी, कि उसके अंदर ना सेंट्रेशन है,
उसके दिमाग में उसका जो थॉट है वो सेंटर्ड है। तो ये सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण के कारण ऐसा होता है कि उसका थॉट किसी एक ही चीज पे केंद्रित हो गया है, यानी उसका थॉट अपने ही अराउंड केंद्रित है। केंद्रीकरण की वजह से ऐसा होता है, और इस सेंट्रेशन की वजह से ही क्या होगा, वो कल को एक और चीज होती है कंजर्वेशन, वो अचीव नहीं हो पाएगी। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो चीज होती है, उसको समझेंगे अगली स्टेज में। तो सेंट्रेशन एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कंजर्वेशन इसी की वजह से होता है, संरक्षण की कमी। संरक्षण क्या है अभी उसको समझेंगे। इरिवर्सिबल थिंकिंग, यानी उसकी थिंकिंग रिवर्सिबल नहीं होती, यानी वो ये नहीं समझ पाएगा कि बर्फ जो है वो पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, ये रिपीट हो सकती है ये प्रक्रिया, ऐसा वो नहीं समझ पाएगा कि आइस कैन टर्न इनटू वाटर एंड वाटर कैन टर्न इनटू आइस ऑल्सो, है ना। तो आइस से वाटर और वाटर से आइस दोबारा बन जाएगी, ये उसको समझने में दिक्कत होगी। घर से स्कूल का रास्ता और स्कूल से घर का रास्ता, यानी रिवर्स करने में दिक्कत होगी। 1 से 100 तक गिनतियां याद रखने में आसानी होगी, 100 से 1 में मुश्किल होती है ना। गाड़ी भी जब आप सीखते हैं चलाना तो रिवर्स करने में दिक्कत पहले होती है, तो थॉट को रिवर्स करने में यहां दिक्कत होती है इस स्टेज में। अगर हम बात कर रहे हैं कि उसको A to B जाना है, मान लीजिए घर से, ये प्याजे का ही एग्जाम्पल है, घर से स्कूल जाना है, रास्ता याद रहेगा, लेकिन स्कूल से घर आने में उसको समस्या होगी क्योंकि थॉट को रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। थॉट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक चीज होती है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है भाई? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इसको पारगमनात्मक चिंतन कहते हैं। इस बार पूछा था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, पारगमनात्मक चिंतन कह लीजिए आप इसको। मतलब क्या है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है ना, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, इसका सिंपल सा मतलब है दो अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देता है दिमाग। कई बार आपके घर कोई मेहमान आए, आपके घर इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, मेहमान आए एकदम से इलेक्ट्रिसिटी आ गई, है ना। किसी बच्चे का जन्म हुआ और आपके घर में आपका बिजनेस चलने लग गया, तो हम कहते हैं अरे ये तो लकी है। मतलब हमें पता नहीं है वो रीजन, लेकिन दो अनरिलेटेड चीजों को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ये क्या है? टू अनरिलेटेड रिलेटिंग और कनेक्टिंग टू अनरिलेटेड इवेंट्स, है ना। कि भाई जो मेरी बॉल है उसका रंग जो है वो गोल है, सॉरी रंग नहीं, उसकी शेप जो है वो गोल है, तो मेरी बॉल जो है वो गोल है। बॉल कैसी है? गोल है, स्फीयर है। और चंदा मामा भी गोल गोल दिखते हैं, या सूर्य देवता भी गोल गोल दिखते हैं, सन। और बॉल भी रेड कलर की और ये भी, तो वो कहेगा यार मेरी बॉल जो है वो सूर्य की जैसी है, या सूर्य मेरी बॉल है। यही समझ के हनुमान जी सूर्य को खा गए थे, ऐसा बताया जाता है ना। हो जाएगा नितेश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो अनरिलेटेड, बॉल अलग है, सूर्य अलग है, चंदा मामा हो गए, कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, आपने बस जोड़ दिया, ठीक। तो दो अनरिलेटेड चीजों को जब हम जोड़ देते हैं जिसमें रीजन में तर्क नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, क्योंकि लॉजिक की कमी इस पूरी स्टेज में होती है, तर्क नहीं होता प्रॉपर बातों के पीछे, बस बच्चा कुछ भी अनरिलेटेड सवाल पूछता रहेगा, है ना। वो जानने की कोशिश कर रहा है, क्यूरियस है, क्वेश्चनिंग एज है, बट तर्क नहीं है अभी, तो अनरिलेटेड इवेंट्स को कनेक्ट कर देता है। सिंबॉलिक थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एकमात्र इस चीज की विशेषता है, बाकी सब कमियां ही हैं अभी तक जो भी हम सुन रहे थे, वो सब लिमिटेशन है इसकी। चाहे वो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग हो, लिमिटेशन है, एनिमिज्म लिमिटेशन है ना, इरिवर्सिबल थिंकिंग लिमिटेशन है, सेंट्रेशन लिमिटेशन है, यानी सीमा है, रुकावट है इस स्टेज की। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग एक तरह की लिमिटेशन है, बट फिर भी ठीक है, चलो कुछ तो रीजन कर रहा है उल्टा सीधा। सिंबॉलिक थॉट जो है वो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है ये। सिंबॉलिक थॉट को सिमियोटिक थॉट भी कह देते हैं, सिमियोटिक फंक्शन भी कह देते हैं। अभी कोई पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, है ना। सिंबॉलिक थॉट क्या है भाई? सिंबॉलिक थॉट क्या है? सिंबॉलिक थॉट देखिएगा एक बार, सिंबॉलिक थॉट क्या है? सिंबॉलिक थॉट, इसको हम प्रतीकात्मक विचार कह देते हैं। प्रतीकात्मक विचार यानी प्रतीकों के माध्यम से सोचना, प्रतीकात्मक विचार, या फिर हम कह सकते हैं सिमियोटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। सिंबॉलिक को सिमियोटिक भी लिखा जा सकता है, यानी सिंबल्स के माध्यम से सीखना, है ना। सिंबल्स के माध्यम से सीखना, चिन्हों के माध्यम से सीखना। चिन्हों के माध्यम से कैसे?
पहले आपको एप्पल दिखाया जाता था, अब आपको ए दिखाया जाए तो आप कहेंगे ए फॉर एप्पल। जब आप छोटे होते हैं इसी स्टेज में सिंबल्स के माध्यम से सीखना शुरू करता है बच्चा। डॉक्टर डॉक्टर खेलेगा, है ना, वो सिंबल बना लेगा एक तरह से किसी चीज को। वो जो हैरी पॉटर की झाड़ू है, उस झाड़ू को लेके ऐसे उड़ेगा बैठ करके, जैसे वही झाड़ू हो, तो वो सिंबल है जस्ट उड़ने के लिए हैरी पॉटर का, है ना। जो शकलक बुम बुम आता था, या शक्ति शक्ति शक्तिमान करके उड़ते हुए मिल जाएंगे बच्चे आपको, वो सिंबॉलिक है। सिंबल्स के माध्यम से, चाहे वो भाषा हो चाहे वो अदर सिंबल्स हो, बच्चा इस एज में सीखता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां पे, तो वो सिंबल्स के माध्यम से उसको पता है कि भाई, अब वो ये भी सीख जाएगा कि जब रेड लाइट होती है, जब रेड लाइट होती है तो रुकना होता है, रेड लाइट में रुकना होता है, रेड लाइट के समय पे रुकना है, येलो लाइट पे वेट करना है। अब येलो लाइट पे लिखा थोड़ी है कि रुक जाओ या वेट करो, बट आप सिंबल से समझ जाते हैं ना, ये सिंबॉलिक थॉट है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सिंबल है। ए फॉर एप्पल, ए से एप्पल का सिंबल बन गया। ग्रीन होगी तो आप दौड़ करके चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये सिंबल ही तो हुई। तो अब वो सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगता है। क्या करने लगता है, सिंबल्स के माध्यम से बच्चा जो है सीखने लगता है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही है ना। ये क्या है, सिंबल्स के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से। अब उसको पता है इस पे स्टॉप रुकना है, इस पे वेट करना है, इस पे वॉक या पास कर सकते हो, ठीक है, गो कह देते हैं जिसको हम, गो। ये क्या है, सिंबल ही तो हुआ। और अगर हम देखें यहां पे, ये क्या है, सिंबल है ना, वेरी गुड। टीचर ने स्टार दे दी, बड़ा खुश हो जाएगा बच्चा। क्या है वो, सिंबल्स ही तो है। स्टार क्या चांद से थोड़ी तोड़ के लाया टीचर, तो ये क्या है, सिंबल्स ही तो हुए। तो सिंबॉलिक थॉट है, सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इतनी बात क्लियर है। कॉज एंड इफेक्ट, यानी भाषा का इस्तेमाल से सीख जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट होता है कार्य और कारण। कॉज क्या है, धूप का निकलना। इफेक्ट क्या है, कपड़ों का सूखना। तो धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जो इस उम्र में बच्चा सीखने लगता है। हॉस्पिटल का भी सिंबल समझने लगेगा, पीले रंग की बस स्कूल की होती है, ये समझने लगेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है जो हमें समझ में आनी चाहिए। एनिमिज्म का मतलब है निर्जीव चीज को सजीव समझना। एरो लेफ्ट और राइट का एरो समझने लगेगा कि अच्छा इस साइड राइट लेना है, इस साइड लेफ्ट लेना है, या यू टर्न लेना अलाउड नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एज बढ़ती है तो वो समझने लगता है। ठीक है जी। तो ये सारी विशेषताएं या ये सारी चीजें हैं जो इस स्टेज में आती हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चिल्ड्रन इन दिस स्टेज बिगिन टू थिंक सिंबॉलिकली। एक राजा था तो अब वो दिमाग में इमेजिन भी करने लगेगा, है ना। अब वो झाड़ू को पे बैठ के उड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने मूवी में देखा है हैरी पॉटर को उड़ते हुए। या पापा को घोड़ा बना लिया, सिंबॉलिक बन गए पापा, बैठे हैं उनकी पीठ पे, है ना। तो सिंबल्स के माध्यम से सीखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिमियोटिक फंक्शन। अब कंजर्वेशन की अभी भी कमी है। कंजर्वेशन क्या है, संरक्षण। आप दो बराबर ग्लास में उसको पानी दे रहे हो, एक पतले और लंबे ग्लास में आपने पानी ट्रांसफर कर दिया एक चौड़े ग्लास से। अब उससे पूछा किस में ज्यादा है, तो वो कहेगा जो दिखने में लंबा है, जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें ज्यादा है पानी, जबकि दोनों में बराबर है ना, जबकि दोनों में बराबर है। आप उसको 10 रुपए के नोट दो, 10 रुपए का, या एक एक के 10 सिक्के दो, और वो कहे नहीं 10 रुपए का, 10 रुपए का नोट कम है और 10 सिक्के ज्यादा लग रहे हैं मुझे, तो ये क्या हुआ, यानी वो अभी कंजर्व नहीं कर पा रहा, वो संरक्षण नहीं कर पा रहा कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है ना। व्हाट डज डॉली सी। अब ये एक एक्सपेरिमेंट भी है पियाजे का, कि एक माउंटेन 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट है, कि एक बच्ची को कहा जाता है, एक तरफ उसकी गुड़िया को रखा जाता है, बीच में एक माउंटेन है, और बच्ची को कहा जाता है क्या दिख रहा है, तो उसने बता दिया। बच्ची से पूछा जाता है तुम्हारी डॉल को क्या दिख रहा होगा, तो भी उसने वही बताया जो उसे इधर से दिख रहा था। यानी वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता। इसी को ईगो सेंट्रिक थिंकिंग कहते हैं। और ये किसकी वजह से, क्योंकि उसका थॉट जो है वो सेंटर्ड है। टेंडेंसी टू सेंट्रेशन कहते हैं इसको, यानी कॉन्सेंट्रेट, सेंटर्ड है, यानी एक ही चीज पे केंद्रित है उसका ध्यान, कि उसको क्या दिख रहा है। दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की क्षमता अभी उसमें नहीं है। ठीक, खैर आते हैं, अब ये कंजर्वेशन क्या है इसको समझते हैं। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन दोनों ही समझेंगे। हाँ, सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन दोनों को ही समझेंगे।
कॉज एंड इफेक्ट सिंपल है कि किसी चीज का कारण और उसका कार्य, कि भाई अगर धूप निकलेगी तो और स्पीड तेज होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे पापा। ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट है कि किसी चीज का कारण और उसका इफेक्ट क्या आएगा वो समझना। अब 2 स्टेज और हैं, ये समझेंगे। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। भाई सिम्योटिक फंक्शन इसी स्टेज में तो आएगा, बता तो दिया। सिंबॉलिक थॉट को ही तो सिम्योटिक फंक्शन कह रहे हैं कि सिंबल्स के माध्यम से फंक्शन करना सीख जाएगा। जिसको हम सिंबॉलिक थॉट कहते हैं उसी को हम सिम्योटिक फंक्शन कहते हैं, कि वो ABCD सिंबल्स के माध्यम से फंक्शन करना सीख जाएगा। दैट्स इट। कोई बात नहीं स्वाति, यार गले में कुछ हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। प्यूबर्टी के बारे में बताइए, वो बता चुकी हूँ। एडोलेसेंस में सृष्टि आज पूछ रहे हो, कहाँ सो रहे थे यार? हीमोग्लोबिन बढ़ा आपका, बढ़ गया होगा प्रियंका पहले से, क्योंकि अब पता लग रहा है बहुत बुरी स्थिति थी पहले तो। अब बस टेस्ट कराऊंगी 2-4 दिन में। काफी अनार वगैरह खाए हैं और भी ताम झाम किए हैं, तो बढ़ गया होगा अब तक तो। पता लग रहा है, नहीं तो बहुत बुरी हालत थी। इरिवर्सिबल थिंकिंग का मतलब है वो ये नहीं समझ पा रहा कि मैं घर से स्कूल तो चला जाएगा, स्कूल से घर आने का रास्ता उसे याद नहीं रहता। 1 से 100 तक गिनती और 100 से 1 में दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, यानी रिवर्स कर सकते हैं हम किसी एक्शन को। जो बर्फ को हमने पानी बनाया है उसको बर्फ भी बनाया जा सकता है वापस से। ये सिंबॉलिक थॉट है ना? ये सारी चीजें हैं। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट अभी बताऊंगी। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है लॉजिकल थॉट एक तरह से। मिलेंगे भाई स्वाति। कितने गिलास पानी पिया यार? जितना भी बॉटल में था अभी दोबारा से भर के आई है, आधी बॉटल। पानी और प्यास लगती भी ज्यादा है। देखिएगा एक बार। हाँ आज थोड़ी डाउन लग रही है, बाकी तो सब ओके है। देखिएगा 1 मिनट, अभी चलेंगे। 1 मिनट ब्रेक लेके। नहीं यार क्लास तो समझेंगे अभी, तो ये टॉपिक ही खत्म करना है। आज 7:30 तक क्लास है आपकी, सैटरडे इसीलिए क्लास लगाई थी। देखिएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक, ये है नेक्स्ट स्टेज। SPCF में C है ये, है ना? SP सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल हम कर चुके हैं। जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल SPCF। मैंने जूस पिया था एक्चुअली, आज बाहर से मंगाना पड़ा था, खराब मुझे भी लग रहा था, थोड़ा कुछ गड़बड़ थी। वो ABC जूस बोलते हैं ना उसको, आंवला चुकंदर गाजर, उससे घबराहट जैसा लग रहा है। तो SPCF की जब हम बात करते हैं यहाँ, तो CF यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की आयु, इस पर चर्चा करेंगे। 11 से 15 ये 2 स्टेजेस रह गए हैं, ये 2 स्टेजेस शुरू की हम कर चुके हैं।
गुड़ ले लो, गुड़ है यार, चने और गुड़ भी मंगाए, सारे तामझाम किए हुए हैं अभी खून बढ़ाने के चक्कर में। अच्छा जी, कर लेंगे किशमिश का यूज, अच्छा लगता है आप लोग इतने इतने समाधान एकदम बता देते हैं, मजा आ जाता है एकदम, बहुत अच्छा लगता है। अपनी डाइटिशियन से मील लिया करें, ब्लड इंक्रीज हो जाएगा। सुषमा बस अब यही करना रह गया यार, एक इवन हमें मेल भी आया हुआ था बहुत पहले, एक डाइटिशियन से मिलके थोड़ा सा उस हिसाब से खाना खाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ। अभी सब ठीक है यार, ठीक है, थोड़ा गले में दिक्कत हो गई थी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी में स्कूल भी जाना क्लास फर्स्ट में वो शुरू हो जाता है, इसी को गैंग एज भी कह रहे हैं हम। लॉजिकल थॉट बिगिंस, लॉजिकल थॉट बिगिंस बोले तो अच्छा, इसको ना याद रख लेना, ये पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि ऑनलाइन जब से हुआ है पूछा जा चुका है इनडायरेक्टली। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको 3-4 शब्द हैं, जैसे लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड यानी 7 से 11 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र जब हम कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, ना कि कॉन्क्रीट, है ना, जो हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़े थे, 6 से 12 वर्ष, यही लगभग इसी स्टेज को हम कह रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि 7 से 11 है तो 1 साल कम है इधर से एक उधर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात इसी स्टेज की हो रही है, यहीं पे बच्चा स्कूल एज है, ये पहली बार स्कूल जाएगा, है ना। और लगा लेना बीच में, बात बराबर ही है, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। हाँ। हाँ वही चल रहा है नरगिस, गुड़ के साथ में चने। चलिए अब आते हैं, बहुत आपने मेरी खातिरदारी कर ली, बहुत कंसर्न दिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा, पढ़ लेते हैं थोड़ा, अभी ठीक है, आराम हो गया, वो गले में वो हो गया था, पानी लग गया था थोड़ा। देखो, लेटर चाइल्डहुड कह लो आप इसको, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह लो आप इसको कह लो लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज किसके अनुसार, सुषुप्ता अवस्था भी कह देते हैं इसको, सुषुप्ता, सुषुप्ता अवस्था, ये कहा है सिगमंड फ्रॉइड ने, एज लगभग यही है, सिगमंड फ्रॉइड नाम के व्यक्ति हैं। तो आपसे पूछ लेगा पियाजे ने कौन सी स्टेज दी है, तो पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा है, ना कि ये ये आपको एलिमिनेट करने में मदद करेगा, लेटेंसी नहीं कहा। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी है, इनकी थियरी शायद आपको वीओडी में मिल जाएगी, ये जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, जिनका बहुत मन हो एक्स्ट्रा पढ़ने का, क्योंकि इस बार टाइम कम दिया है, तो मैं ये सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन नहीं करा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रेयर ही कभी आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो वो पढ़ सकते हैं वीओडी वाली क्लासेस से। एरिक्सन और फ्रॉइड डायरेक्ट सिलेबस में है भी नहीं, बट मैं फिर भी करा के चलती थी, लेकिन इस बार समय कम है तो बेवजह मैं सोच रही हूँ कि उतना ही पढ़ा जाए जितना सख्त जरूरी है। अदरवाइज एक और चीज है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, जो प्री ऑपरेशनल, ये वीओडी में आप होमवर्क की तरह आप इसको ले सकते हो, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस हैं आपको दी हुई हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक तो है आपका एरिक्सन की थ्योरी होगी उसमें जरूर, नहीं होगी तो मैं एक बार चेक कर लूंगी, एरिक्सन और फ्रॉइड इनकी थियोरीज। एक सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल है, इकोलॉजिकल मॉडल, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता बट आ सकता है अगर मन करे तो। इकोलॉजिकल मॉडल ये ब्रॉनफेन ब्रनर का है, ये तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ये तीनों ही थ्योरी मैंने कराई हुई है। ब्रॉनफेन ब्रनर, ब्रूनर नहीं है, ब्रूनर तो मैं बता दूंगी, वो तो पूछे जा रहे हैं। ब्रॉनफेन ब्रनर ये एक्स्ट्रा में है कि इनकेस अगर आपको लगता है भाई एक नंबर भी मिस नहीं करना और ये सब भी आ जाए तो पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इकोलॉजिकल मॉडल के अलावा, आपका अभी जो मैं आपको कह रही थी कि ये आप, हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज में मैं जब डिटेल में बताती हूँ, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 सब स्टेजेस और होती हैं, तो वो पिछली बार के प्याजे में मैंने बताया हुआ होगा, वो आप पढ़ लेना, बट इस बार मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये लोग पूछते ही नहीं है सीटेट के लेवल पे, तो वो आप देख लेना, नहीं तो मैं मैराथन में ही कवर करा दूंगी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 सब स्टेजेस, तो ये आप वीओडी से देख सकते हो। गैंग एज भी आप इसी को कह सकते हो। ठीक है ना। दूध भी पी रहे हो यार आशीष, बहुत बढ़िया प्रिंसी।
दोनों भी कर लो विजय। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स यहां पे बनती हैं, ठीक है ना। हाँ, सिलेबस आराम से हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा आपका 15 तारीख तक, इवन उससे पहले ही हो जाएगा, बट मैं मैक्स टू मैक्स लेके चल रही हूँ 15, ठीक है ना। चलो आ जाओ एक बार। देखो हाँ मोहम्मद, यही तो समझना है कि आपको ये, हाँ 2 महीने में 120 आने कोई बड़ी बात नहीं, आ सकते हैं, कि आपको ये समझना है कि देखो ये आपको सिंबॉलिकली समझना है कि बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने लेटर चाइल्डहुड को ही 5 से 8 दे दिया होगा, तो ये 1-2 साल 2-3 साल इधर उधर हो जाते हैं कई बार स्टेजेस में, अलग अलग राइटर्स के हिसाब से, तो वैसे ही अलग अलग थियोरिस्ट के हिसाब से एज है, लेकिन बात वही चल रही है, उसी एज की बात चल रही है घुमा फिरा करके। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री उद्योग बनाम हीनता कहते हैं इस स्टेज को। ये स्कूल एज भी है, किसके अनुसार, एरिक एरिक्सन के अनुसार, जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस दिया है जो एडोलेसेंस में आपको पढ़ाया था, है ना। उद्योग बनाम, तो ये सारी बात एक ही स्टेज की चल रही है, उद्योग बनाम हीनता, यानी कॉम्पिटेंस की अवस्था है ये, बच्चा स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, ये वो वाली अवस्था है पूरी ही, 6 से 12, 7 से 11, है ना, यही लगभग रफली सेम एज ही इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और 5 से 12 लेटेंसी स्टेज दी हुई है, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ये आप वीओडी से देख सकते हैं, आपके मन में हो, नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, अगर उतना ही महत्वपूर्ण होता तो मैं करा के चलती, बट फिर भी आपको लगता है, कुछ लोगों को होता है कि नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। लॉजिकल थॉट बिगिंस, ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पे तर्क आ जाता है, तो आपसे अगर पूछा जाए तर्क सबसे पहले कहां आता है, लॉजिक सबसे पहले कहां आता है, जैसे इससे पहले ट्रांसडक्टिव रीजनिंग थी जिसमें लॉजिक की कमी होती है, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल का मतलब ये लॉजिक, तो लॉजिक से पहले की एज को प्री ऑपरेशनल कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कॉन्क्रीट चीजों के बारे में लॉजिक आ गया है। कॉन्क्रीट क्या होता है, जिसको छुआ जा सके, जिसको देखा जा सके, जैसे ये पेन है इसको टच किया जा सकता है, ये बॉटल है इसको टच किया जा सकता है, तो हम कोशिश करते हैं बच्चों को ऐसी सामग्री से सिखाएं कि एप्पल के बारे में बता रहे तो एप्पल दिखा दें, या उसका फोटो दिखा दें, मग के बारे में पढ़ा रहे तो एक मग दिखा दें उसको, तो वो देख करके जल्दी सीखता है, उन चीजों को छू करके जल्दी सीखेगा, तो वो चीजें जो मूर्त हैं, जिनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उनके बारे में लॉजिक आ जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले जो लॉजिक आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, जब हम बात कर रहे हैं यहां पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की जब हम बात कर रहे हैं यहां पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब हम 7 से 11 वर्ष की बात कर रहे हैं यहां पे, तो मूर्त चीजों के प्रति, मूर्त मतलब कॉन्क्रीट थिंग्स, जिनको छुआ जा सके, देखा जा सके, इनके बारे में बच्चे में लॉजिक आ जाता है। लॉजिक बिगिंस यानी तर्क जो है वो आ जाएगा, बच्चा आप लॉजिकल सवाल भी सॉल्व करने लगेगा, तर्क आपका आ जाता है, ठीक है। तर्कपूर्ण चिंतन, तर्क किस चीज के बारे में, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव मेथड आपने पढ़ा है, मैंने बताया है। इंडक्टिव रीजनिंग शॉर्ट में ही जानना होता है आपको। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क का मतलब क्या है, यानी एग्जाम्पल टू रूल वो जाएगा कि 2 सेब और 2 सेब मिले तो 4, ये वो सीख ही गया था पहले भी। आगमनात्मक तर्क, तो तर्क कैसा है, इंडक्टिव लॉजिक है, इंडक्टिव रीजनिंग है, कॉन्क्रीट चीजों के बारे में तर्क है, यानी बेसिकली सबसे पहले तर्क कहां आएगा, तो यहीं आएगा, लेकिन कॉन्क्रीट लिखा हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट होगा तो इसकी अगली स्टेज हो जाएगी, अभी समझाऊंगी रिवर्सिबिलिटी, डोंट वरी। रिवर्सिबल थॉट यहां आ जाता है, यानी विचार को परिवर्तन करना उसे आ जाएगा, उसको समझ आ जाएगा बर्फ को जमा करके, बर्फ को पिघला करके पानी बनाया जा सकता है, और पानी को जमा करके फ्रीज करके बर्फ बनाई जा सकती है, यानी थॉट को रिवर्स करेगा, घर से स्कूल, स्कूल से घर, रिवर्स कर पाएगा। डिसेंट्रेशन यानी किसी चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव में जान पाएगा, कि इस पेन को आप जूड़ा बनाने के लिए यानी बन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस पेन को आप लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस पेन को आप पजामे में वो जो डालते हैं वो डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। कंजर्वेशन अचीव्ड, यानी कंजर्वेशन की कमी थी इससे पहले, यहां पे संरक्षण आ जाता है। संरक्षण क्या है अभी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, सीसीएस नाम की चीजें जो इस अवस्था में आ जाती है। वर्गीकरण, वर्गीकरण कैसा, ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ, ग्रीन को ग्रीन के साथ,
सर्कल को सर्कल के साथ, यानी उसको एक प्रॉपर्टी के आधार पे, यानी किसी चीज की विशेषता के आधार पे एक वर्ग में बांटना, क्लासिफाई करना आ जाएगा, ऑर्गेनाइज करना आ जाएगा। हाँ, सूडो मैच्योरिटी भी इसी को कहते हैं। ट्रांजिटिविटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी क्या है? ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, तो ए इज द टॉलेस्ट। तो ये बेसिक लॉजिक है जो आ चुका है बच्चे के दिमाग में, तर्क है जो वो रीजनिंग लगा पाएगा, इसी को ट्रांजिटिविटी कह रहे हैं, कि वो तुलना में जान पाएगा चीजें, ठीक है ना। अब हमें समझना है कंजर्वेशन, डिसेंट्रेशन और रिवर्सिबिलिटी आपस में जुड़े हुए हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। अगर हम देखें कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कई प्रकार का होता है, अभी कल परसों भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये संख्या के बारे में हो सकता है, जैसे ये है, संख्या सेम है, लेकिन आपको एक छोटे बच्चे को आप दिखाएंगे 2 से 7 में, तो बच्चे को लगेगा यार कि ये वाला ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये लंबाई में ज्यादा दिख रहा है ना, जबकि वही 6 लड्डू हैं, 6 लड्डू यहां हैं, लेकिन बच्चे को लगेगा 2 से 7 वर्ष की उम्र में, 7 से पहले पहले, है ना। हाँ, क्लियर बात? 7 से पहले पहले हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिवम, इस बार समय की तंगी है, नहीं तो मैंने पिछले बार सीरेट में 5 क्लास ली थी प्याजे की, मेरे को याद है। तो आपने वहां से थियरी पूरी कंप्लीट कर ली है, यहां से आप रिवीजन कर लो, वो आपको मदद मिलेगा। हालांकि इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो यहां पे भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा स्क्वीज करके हम चल रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पे, तो जब हम कह रहे हैं हमने किसी चीज को ऐसे स्प्रेड करके लगा दिया, संख्या बराबर है, लेकिन बच्चे को लगेगा 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे को कि ये वाला बड़ा है या ये ज्यादा क्वांटिटी है ना। ये वैसा ही है कि 10 के नोट को एक जगह रख दिया और यहां पे एक एक के 10 सिक्के दे दिए। जब बच्चे को समझ आ जाए कि ये दोनों बराबर हैं, भाई मेरे बहन को जो आपने 2 टुकड़े चॉकलेट के दिए हैं और मुझे एक बड़ा दिया है, तो दोनों बराबर है ना। तो ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है, कि जब आपको ये समझ में आने लगे शेप और साइज के बदलने से, शेप यानी आकार बदल दिया आपने, यही 6 लड्डू इस आकार में लगा दिए, साइज बदल दिया। शेप और साइज के बदलने से क्या नहीं होता, मैं लिख देती हूं यहां पे, आपको मिल जाएगा उसमें। बस थोड़ी सी देर, 10-15 मिनट की मुश्किल से आपकी क्लास रही है, कोई और क्लास भी चल रही है तो कर लो मैनेज, नोट कर लेना कहीं पे। शेप और साइज के बदलने से, शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता, वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यानी क्वांटिटी, शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी यानी मात्रा सेम रहती है, अगर 1 लीटर पानी है तो आप उसको टब में डालिए, बाल्टी में डालिए, है ना, वो बराबर ही रहेगा। ये बात बच्चों को अब समझ में आ जाती है, ठीक है ना। ये बात अब वो झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है आप ये 200 ml पानी है, इस बॉटल में डाल दो जो दिखने में लंबी होगी, लेकिन आप इस चौड़े बर्तन में डाल दोगे तब भी वो 200 ml ही रहेगा, 1 गिलास दूध 1 गिलास ही रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर बात? क्या हुआ शालिनी? तो सीसीएस यहां पे आ जाता है बच्चे में। वो सीसीएस क्या है? सीसीएस सिंपल है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन क्या है कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आता, वॉल्यूम सेम ही रहता है ना। यानी इरिवर्सिबिलिटी से रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, डिसेंट्रेशन आ जाएगा, है ना। अब वो रिवर्स भी कर पाएगा, चीजों को रिवर्स भी कर पाएगा, और दूसरा डिसेंटर भी कर पाएगा, अलग अलग पक्ष से देख भी पाएगा, ठीक। दूसरा क्या है? क्लासिफिकेशन, जिसको हम वर्गीकरण कह रहे हैं। कंजर्वेशन को हम क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन को हम संरक्षण कहते हैं भाई। क्लासिफिकेशन यानी किसी एक प्रॉपर्टी के आधार पे, प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं है संपत्ति, यानी आपकी किसी विशेषता के आधार पे, कि किसी वस्तु का रंग या उसकी शेप को देख करके एक कैटेगरी में उसको बांटना, उसको आ जाएगा कि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को अलग रखेंगे, उसकी ये विशेषता होती है ना। सीरिएशन क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, क्रम में लगाना, क्रमबद्धता उसको आ जाती है कि बढ़ते से घटते क्रम, घटते से बढ़ते क्रम। तो ये क्या? सीरिएशन में लगाना, क्रमबद्धता उसको आ जाती है
कि हाइट जिसकी कम, फिर उससे ज्यादा, जिसको हम आरोही और अवरोही क्रम कहते हैं, ये आशिकी 2 वाली आरोही नहीं है, क्रमबद्धता यानी सीरीज में लगाना आ जाता है। तो ये सीसीएस अचीव हो जाएगा कहां पे, 7 से 11 वर्ष में, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इतनी बात क्लियर है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्लियर है जी? है? संरक्षण, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण लिख ही दिया है ये तो, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें आ जाएंगी तो अब उसको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों बराबर ही हैं 7 से 11 में, इससे पहली स्टेज में नहीं आएगा, है ना। और क्या कंजर्वेशन का उदाहरण हो सकता है, यानी अब वो थॉट को रिवर्स कर सकता है कि भाई इन लड्डुओं को फैला के रख दो, साइज में बढ़ा दो, चाहे इनको एक जगह पे रख दो, बात बराबर ही है, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जब तक बच्चे को यह समझ नहीं आ रहा है कि दोनों ग्लास बराबर के ही हैं और दोनों में बराबर पानी है, इसी एक ग्लास में से आपकी आंखों के सामने इसमें पलटा गया है जो पतला है और लंबा है, और अगर बच्चा अभी भी ये कह रहा है कि जी ये पतले और लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है, इसका मतलब कौन सी स्टेज का बच्चा है, 2 से 7 वर्ष का, क्योंकि 7 से 11 में तो इतनी समझ आ जाएगी, रिवर्स करने लग जाएगा थॉट को कि इस पानी को इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो बराबर रहेगा, डिसेंटर करने लग जाएगा, है ना। 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, अगर उसे ये समझ नहीं आ रहा, अगर उसको समझ आ रहा है नहीं दोनों बराबर हैं, इसका मतलब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा है, ठीक है ना। क्लियर बात है। अगर मूर्त का मतलब होता है जिसको टच और फील किया जा सके। सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन और समझ लेते हैं, फिर अगली स्टेज पे चलेंगे जिसमें 2-3 ही बातें जो आपको जाननी चाहिए। सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन, कंजर्वेशन किसकी वजह से, क्योंकि आपका सेंट्रेशन की स्थिति होती है, बच्चा केंद्रित होता है, एक थॉट पे ही अटका होता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, जिसको हम डिसेंट्रेशन कहते हैं, इसका उल्टा होता है डिसेंट्रेशन सेंट्रेशन का, ठीक है। जैसे रिवर्सिबिलिटी का उल्टा क्या है, इरिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चा थॉट को पलट नहीं पा रहा, जैसे ही पलट पाएगा तो रिवर्सिबिलिटी कह देंगे। रिवर्सिबिलिटी कब आ रही है, 7 से 11 में, डिसेंट्रेशन भी 7 से 11 में, है ना। तो डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण ये क्या है भाई, ये है 7 से 11 में ही आ रहा है, ये भी रिवर्सिबिलिटी भी यहीं पे आ रही है कि रिवर्स कर पाएगा, दोनों बातें यहीं आ रही हैं। यहां ये 2 से 7 में होता है, मैंने लिख भी दिया, ये दे भी दूंगी। इरिवर्सिबिलिटी यानी वो थॉट को पलट के नहीं देख पाता कि बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, 1 से 100, 100 से 1 करने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सेंट्रेशन का मतलब है आपका सारा ध्यान केंद्रित है किसी, मान लीजिए ये एक ग्लास है, ये एक ट्यूब है, ये भी एक ट्यूब है, ठीक है। ये ट्यूब इससे थोड़ी सी छोटी है लेकिन चौड़ी ज्यादा है, तो इसमें बराबर ही क्वांटिटी आती होगी। कोई और समान है, मान लीजिए ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल है ग्रीन कलर का, है ना। अब बच्चे का जो ध्यान है वो इस टाइम पे इसी चीज पे होगा कि ग्रीन कलर का है कुछ। अब ट्रायंगल की क्या विशेषताएं हैं, क्या नहीं, उसकी कितनी साइड क्या होती है, ये सब बेशक उसको पता ना हो, बट उसका ध्यान एक ही चीज पे है कि कलर कौन सा है, इसका कलर उसको आकर्षक लग रहा है ना। वहीं अगर मैं बात करूं इस ग्लास की और इस ग्लास की, तो यहां पे उसको लगेगा कि ये वाला जो ग्लास है उसका सारा ध्यान उसको लग रहा है सबसे ज्यादा किस में आएगा पानी, वो कहेगा इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान पूरा सेंटर्ड है इस चीज की हाइट पे, क्योंकि कि भैया जो बच्चा दिखने में लंबा है वो सबसे बड़ा है एज में भी, हाइट पे सेंटर्ड है, उसका जो थॉट है वो सेंटर्ड हो गया है, कॉन्सेंट्रेट हो गया एक ही चीज पे, हाइट पे। उसका ध्यान चौड़ाई पे नहीं है कि इसकी बाकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये पेन प्लास्टिक का है, इसका कलर ब्लैक है, इसकी शेप सिलेंड्रिकल है, इसमें पीछे रबड़ लगी हुई है, सारी बातों पे ध्यान नहीं है, सिर्फ एक चीज पे कि पेन है तो लिखेगा। पेन के और क्या क्या यूज हो सकते हैं ये नहीं, कि इस रिमोट को मैं फोन की तरह भी यूज कर सकती हूँ, बच्चे छोटे वो डिसेंटर नहीं कर पाता। विकेंद्रीकरण क्या है कि भाई आप इस बॉटल में से पानी, रिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हैं इसको, इधर भी डाल सकते हो, है ना। सिर्फ हाइट पे ध्यान नहीं है, बाकी प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान है, यानी वो बाकी चीजों पे को भी देख पाता है दिमाग में, एक चीज की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे फोकस्ड नहीं है। तो ये हुई बात, लास्ट स्टेज है और इसमें 2 ही बातें हैं जानने को मुख्य रूप से। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी मूर्त, इसको औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं, 11 ईयर्स एंड अबव या 11 से 15 वर्ष की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये हाईएस्ट लेवल है, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे दिमाग बच्चे का विकसित हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था।
पियाजे के अकॉर्डिंग इसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट आता है, जैसे उसमें लॉजिक आया था कॉन्क्रीट चीजों को लेके, कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीजें जिनको टच फील किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट होता है अमूर्त चिंतन, जो चीजें सामने नहीं है, जैसे साइंटिफिक थॉट्स हैं, थियरीज हैं, उन पे भी वो सोच पाएगा, है ना। साइंटिफिक थिंकिंग आ गई अब उसमें, अमूर्त चिंतन, ये पेन नहीं है तब भी इसके बारे में वो सोच पा रहा है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि यहां पे इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों रीजनिंग आ जाती है, वहां पे इंडक्टिव आई थी एग्जाम्पल टू रूल जाना, यहां पे डिडक्टिव भी आ जाएगी, यानी रूल टू एग्जाम्पल जाना। हाइपोथेसिस भी वो कर लेगा, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन कहते हैं उसको, मैंने नोट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। परिकल्पनात्मक यानी अब वो परिकल्पना कर लेगा, हाइपोथेसिस कर लेगा, इसका रीजन क्या हो सकता है ना। जैसे मनमोहन सिंह ने क्या कर लिया था, जब मंदी का समय था तो उन्होंने बचा लिया जीडीपी को। तो जो हायर लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो आपके साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, वो ये यूज करते हैं कि वो हाइपोथेसिस लगा के, डिडक्टिव लॉजिक लगा करके कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। एक चीज है पर्सनल फेबल, उससे पहले आपको जानना होगा अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। हमने अभी समझा था ईगोसेंट्रिज्म जो 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल अवस्था में होता है, लेकिन अडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म भी एक चीज है। वो क्या है, इसको हम कहते हैं किशोरावस्था अहम केंद्रिता, यानी बच्चे को लगता है सारी दुनिया का सेंटर मैं हूं, मैं स्पेशल हूं, सबका ध्यान मेरे पे, मैं पार्टी में गया हूं, मेरे एक पिंपल हो गया तो सब उस पिंपल को ही देख रहे हैं, चाहे लोगों को फुर्सत भी ना हो उसके बारे में बात करने में, है ना। वो अपनी दुनिया का हीरो है। पर्सनल फेबल भी एक चीज होती है, यानी स्वकल्पित कहानियां। वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, उसको लगता है मैं इतना यूनिक हूं, मैं बाइक तेज चलाऊं, लिटा के चलाऊं अपने हीरो की तरह, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो पर्सनल फेबल अपनी ही दुनिया में है, जहां उसको लग रहा है मैं जरूरत से ज्यादा यूनिक हूं, ठीक है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जहां आ जाए, लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजों को लेके, तो ये अमूर्तता लास्ट स्टेज में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। अगर कॉन्क्रीट लिखा है तो 7 से 11 में, इवन कॉन्क्रीट चीजों से तो आप 2 से 7 में भी सिखा सकते हो। कॉन्क्रीट का मतलब ये खिलौनों के माध्यम से या ऐसी चीजों से जो देखी जा सकती हैं। तो ये बेसिक बात थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक क्रिटिसिज्म इनका एज सच कोई, अभी हमें लैंग्वेज पे बात करनी है, डेवलपमेंट से लर्निंग की बात करनी है, वो हम वाइगॉस्की की थ्योरी को पढ़ते हुए करेंगे, है ना। और अगर बहुत ही डिटेल में देखने का मन है तो आप वीओडी से देख सकते हैं। वैसे इतना इनफ है जानना जितना आपको बताया गया है इस क्लास में भी, सीटेट के लेवल पे, ठीक है ना। प्री ऑपरेशनल की भी 2 स्टेज में बताती हूँ, सब स्टेज इस बार नहीं बता रही हूँ, उसका रीजन यही है, वो आप वीओडी से देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपके सीटेट लेवल पे नहीं आता है और समय लिमिटेड है हमारे पास इस बार, ठीक है ना। अंपू धन्यवाद। सेंसरी मोटर यानी जन्म से 2 वर्ष, अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, एक्शन करके और अपने सेंसेस से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ बनाएगा। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में दिमाग जाएगा अंडरस्टैंड वर्ल्ड्स थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस, यानी सिंबल्स के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। फिर 7 से 11, कहीं पे देखो अब यहाँ पे 7 से 12 लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी 7 से 11 कहेंगी तो एक आध साल इधर उधर होता है। अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज, कैटेगराइजेशन आ गया। अब 11 एंड अबव जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिको डिडक्टिव या थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं, ये भी आपको मैं दे चुकी हूँ, उसमें आप आराम से चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस पे क्वेश्चन मैंने आपको एक प्रैक्टिस सीरीज इन लोग को बोला था, हमारी टीम भी ना थोड़ी ढीली हो जाती है कई बार। यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, है ना। इतनी बात क्लियर है। चलिए खैर, सूडो मेच्योरिटी 6 से 12 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को कह सकते हो, नहीं तो उसको लेटर चाइल्डहुड कह देते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता, उसको लगता है वो बड़ा हो गया बट हुआ नहीं है। मैंने कराया हुआ है, पुराने सेशंस तो देख लो जो अभी कराए हैं कुछ दिन पहले, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चंस के लिए आप एक बार यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, मैंने कराया हुआ है प्याजे, और मैं अलग से यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट डलवा दूंगी जिसमें हर टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। यूट्यूब पे होगी आज क्लास। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कम समय में इतना ही अच्छे से समझाया जा सकता है। देखो सबको लगता है ऐसा कि कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग इसी में आ जाएगा, ये 11 से 15 में ही, क्योंकि वो एडोलेसेंस में मैं अलग से बता चुकी हूँ। पुराने सेशंस भी देख लिया करो कृपा करके, मैम सब स्टडी करने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, वो लगेगा। और ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट है भी वैसा ही, मल्टीपल रिवीजन इसीलिए लगते हैं। वो नोट्स दिए हुए हैं उनको घोल के पी जाओ बिल्कुल, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो। जो फ्री नोट्स के नाम पे नहीं एक पीडीएफ मिली हुई पिछली बार दिखाई थी पिछले क्लास में, और बाकी पीडीएफ क्योंकि बहुत सारी हो जाएंगी, तो सिर्फ एक पीडीएफ है, उसमें 30-40 पेज है, उसको बार बार पढ़ते जाओ। इतनी आसान भाषा में, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से सब बाइलिंगुअल बना रखा है उसको, ज्यादातर हिंदी में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रिवीजन से दिमाग में चीजें रुकेंगी, वो लगेगा, वो अंत तक भी लगता रहेगा कि हाय रे मिक्स हो रहा है, बट
आप विश्वास करें अपने दिमाग पर, प्रैक्टिस इनफ करें, ये सब होता है सबके साथ। हाँ 9 बजे होगी, हीरो वर्शिप बीसी में आती है, वो एडोलसेंस में मैं करा चुकी हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे मंडे, अगर चीजें सही रही तो 1 को क्लास हुई तो, नहीं तो फिर 2 को तो मिलेंगे मिलेंगे। वैसे मेरी कोशिश है कि 1 को ही मिले। चलिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कोई और किसी का सवाल है तो आप पूछ लीजिए, आज के लिए नहीं तो इतना ही रखेंगे। लेटेंसी स्टेज अलग से नहीं पढ़ने ना, लेटेंसी में क्या होता है कि जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो एक तरह से लेटेंट हो जाती हैं। हाँ देखो इस टाइम आपको जो ठीक लगे वो आप करें, लेकिन पढ़ें ज्यादा से ज्यादा, प्रैक्टिस जरूर करें, और है ना। क्वेश्चंस इस पे मैं नहीं करा रही हूं अगेन, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं, और वो अलग से एक सेशन पूरा जाएगा, तो उससे अच्छा मैं वीडियो भी डलवा दूंगी, या आप यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या मैंने क्वेश्चन शीट में भी दिए हुए।